हेलो दोस्तों, जय श्री राम। जय जय श्री राम। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एवरीवन4 में। दोस्तों, एक छोटा सा बीज भी बड़ा पेड़ बन सकता है। जी हाँ, एक छोटा सा बीज भी बड़ा पेड़ बन सकता है। दोस्तों, इस सेशन को छोटा ना समझें। ऐसे ही हम आपके लिए बीज बोते जाएंगे ताकि आप भी एक बड़ा पेड़ का निर्माण कर सकें। दोस्तों, आपको बता दें, हर एक सवाल की इम्पोर्टेंसता होती है अपने आप में। जब वो सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो पूरा आपका 1% का वेटेज होता है उसका। 1% और एक नंबर आपको देते जाता है। इसलिए किसी भी सवाल को स्किप मत करना। आज के सेशन में मैंने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रखे हैं जो कि सीधे आपके यूके ट्रिपल सी पैटर्न पर आधारित हैं। आजकल यूके ट्रिपल सी का पैटर्न ट्रेंड में चल रहा है, वैसे ही मैंने आपके लिए सवाल रखे हैं। तो स्किप वीडियो को मत करना, सारे सवालों को देखना, पढ़ना और उसको अमल करना। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, निम्न वक्तव्य पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। कथन है आपके पास, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी है। एक मिनट दोस्तों, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी है। तर्क आपका कहता है हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है। इसके ऑप्शन की बात की जाए तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है। ऑप्शन बी की बात की जाए, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की पुष्टि नहीं करता है। सी ए सही है और आर गलत है, और डी है आर सही है और ए गलत है। दोस्तों, आपने बताना है क्या कथन और तर्क क्या दोनों सही है? बिल्कुल जी सर, ये बिल्कुल दोनों सही है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी हैं और हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है। तो ये दोनों को दोनों सही है। अब बात होती है कि क्या जो आपका तर्क है वो कथन की पुष्टि कर रहा है कि नहीं कर रहा। दोस्तों, बिल्कुल ये जो आपका जो कथन है, ये जो तर्क है, ये कथन की पुष्टि बिल्कुल कर रहा है कि जो जब हिमालय से जो नदियाँ जो होती हैं वो बारहमासी होती हैं, तो वहाँ से जो हिमालय की जो नदियों का स्रोत जो है वो आपका कहाँ से, हिमालयों में से है। तो इसलिए ये बिल्कुल इसकी क्या कर रहा है, ये तर्क जो है क्या कर रहा है, कथन की पुष्टि बिल्कुल कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि भी करता है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 के साथ। इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, स्किप मत करना वीडियो को, सारे सवाल देख के जाना। और सवाल नंबर 2 है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। ऑप्शन ए कहता है प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित अधिकार। ऑप्शन बी कहता है केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन सी है कानून के समक्ष समानता का अधिकार। ऑप्शन डी है जीवन या दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, संस्थाएं और संघ बनाने का जो अधिकार है कि केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 के साथ। सवाल नंबर 3 है दोस्तों आपका, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था। तारकेश्वर आंदोलन दोस्तों ये आपका बंगाल में हुआ था, 1924 में हुआ था। ये किसके विरुद्ध था। ऑप्शन ए मंदिरों में भ्रष्टाचार, बी हिंसा, राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी। ऑप्शन डी सांप्रदायिकता। ऑप्शन डी होगा दोस्तों ये सांप्रदायिकता। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा मंदिरों में भ्रष्टाचार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तारकेश्वर आंदोलन मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। बढ़ते हैं आज का चौथे सवाल की ओर। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जो राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन ए है 39वां, ऑप्शन बी है 40वां, ऑप्शन सी है 42वां, ऑप्शन डी है 44वां। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 44वां। बढ़ते हैं इसी के साथ सवाल नंबर 5 की ओर।
निम्न में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? दोस्तों, ये सवाल आपका यूके 888 कनिष्ठ सहायक में आया था 19 जनवरी को। ऐसा तो ये तो नहीं आया था, लेकिन इसी बेस पे आया था, इसलिए हमने ये सवाल आपके लिए लेके आ गए हैं। अगर दोस्तों आपको हमारे सेशन अगर अच्छा लग रहा हो, हमारे सवाल अगर आपको अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आएँ। तो दोस्तों, ऑप्शन ए है आपका लिली थॉमस बनाम भारत संघ। ऑप्शन बी है नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य। ऑप्शन सी है नमित शर्मा बनाम भारत संघ। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम जो संबंधित है आपका 2005, ये आपका ऑप्शन नंबर सी नमित शर्मा बनाम भारत संघ से संबंधित है। बढ़ते आपका आज का अगला सवाल, सवाल नंबर 6 की ओर। निम्न में से कौन आकार और कार्य का आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, आपने बताना है। ऑप्शन ए माइक्रो कंप्यूटर। ऑप्शन बी डिजिटल कंप्यूटर। ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन डी मिनी कंप्यूटर। तो दोस्तों, आकार और कार्य के आधार पर जो कंप्यूटर का प्रकार नहीं है इसमें, वही आपका डिजिटल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो आपने बताना दोस्तों, किसमें बढ़ोतरी के कारण आपका ल्यूकेमिया एक कैंसर बन जाता है? ऑप्शन ए अस्थि कोशिकाओं की संख्या में। ऑप्शन बी प्लेटलेट की संख्या में। ऑप्शन सी लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में। ऑप्शन डी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी से जो है ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर बन जाता है, यानी ल्यूकेमिया रोग हो जाती है। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 कहता है निम्न कथनों पर विचार करें। एक शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। दूसरा है जल में मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। आपने बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए केवल एक। ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों। या ऑप्शन सी केवल एक। ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों। दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 दोनों इसमें सही हैं। बढ़ते हैं आज का अगला सवाल, सवाल नंबर 9। एक तरफ है सूची 1, एक तरफ है सूची 2। सूची 1 को आपने सूची 2 से सम्मिलित करना है। पहले आपका ध्येयशाला सिस्टम, दूसरा है मजहर की उद्घोषणा, तीसरा है जजिया का उन्मूलन, चौथा है इबादत खाना की स्थापना। आपने इनको मिलान करना है, कौन किस पे मिलान सही होगा। बात की जाए दोस्तों अगर ध्येयशाला सिस्टम की, तो ये आपका 1579 को हुई थी। बात की जाए मजहर की उद्घोषणा, ये आपकी हुई थी 1582। जजिया का उन्मूलन की बात की जाए तो ये आपका 1575। इबादत खाना की स्थापना ये आपका हो जाएगा 1564। दोस्तों, ए का सी, 2 का डी, 3 का बी और 4 का ए। तो ऑप्शन नंबर सी में आपका मैच कर रहा है, इज द राइट आंसर। इसी प्रकार के सवाल आपको आजकल पेपर में देखने को मिल रहे हैं। इसी पैटर्न पे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन कार्यों को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है। कौन सी केंद्रीय नोडल एजेंसी मूल्य समर्थन कार्यों को लागू करने के लिए है? ऑप्शन ए है एफसीआई। ऑप्शन बी है नाबार्ड। ऑप्शन सी है ट्राइफेड। ऑप्शन डी है नेफेड। तो अगर दोस्तों मूल्य समर्थन कार्यों को लागू करने की बात की जाए तो ये नेफेड करती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और नेफेड की स्थापना आपकी 2 अक्टूबर 1958 को होती है। इससे अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। एफसीआई का भी आपसे पास फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ऐसे आपके पास नाबार्ड की फुल फॉर्म भी पूछ सकती है। नाबार्ड का होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।
जिसकी स्थापना 1982 को होती है। एफसीआई की स्थापना 1965 को होती है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 11वीं की ओर। एक पारतंत्र में निम्नलिखित में से किसका पुनर्चक्रण नहीं होता है? ऑप्शन 1 कार्बनिक पदार्थ, ऑप्शन बी अकार्बनिक पदार्थ, ऑप्शन सी पानी या ऑप्शन डी ऊर्जा। तो दोस्तों पारतंत्र में जो पुनर्चक्रण नहीं होता है वो होता है ऊर्जा का। ऊर्जा का पुनर्चक्रण नहीं होता। ऊर्जा को जो प्रभाव होता है वो एक दिशीय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं सवाल नंबर 12। राष्ट्रीय निवेश कोष से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या है? सार्वजनिक उद्यमों के विनिवेश से प्राप्त राजस्व को इस कोष में जमा किया जाता है। दूसरा है इससे प्राप्त राशि भारत की संचित निधि में रखी जाती है। आपने बताना है इन दोनों में से कौन सा सही है। ये दोनों सही है, आपने बताना है। ऑप्शन 1 केवल 1, ऑप्शन 2 केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। दोस्तों इससे जो प्राप्त राशि होती है उसको संचित निधि से बाहर रखा जाता है, ना कि संचित निधि में रखा जाता है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 13वीं की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मुख्य नदी बेसिन नहीं है? ऑप्शन ए है पेन्नार, ऑप्शन बी है माही, ऑप्शन सी है तीस्ता, ऑप्शन डी है साबरमती। तो दोस्तों बात की जाए पेन्नार की तो पेन्नार भी है, माही भी है और साबरमती भी है। ये तीनों भारत का मुख्य नदी बेसिन है। तीस्ता नहीं है। तीस्ता बांग्लादेश का एक प्रमुख नदी बेसिन है जो आपका पाहो नदी ग्लेशियर से निकलती है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा या से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? 1 है जापान, 2 है फ्रांस, 3 है यूएसए, 4 है रूस। इन 4 देशों में से कौन से देश ऐसे हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? ऑप्शन ए केवल 2 और 4, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन सी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन डी केवल 1, 3 और 4। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल 2, 3 और 4। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसमें आपके कुल सदस्य 15 होते हैं, जिनमें 10 अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी होते हैं। और इसकी स्थापना आपकी 1945 को होती है और इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क यूनाइटेड किंगडम में है। इसके अगर 5 स्थायी सदस्य की बात की जाए तो आपका चीन है, फ्रांस है, रूस भी है, यूएसए और यूके भी है। तो ये इसके 5 क्या हैं दोस्तों, देश हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 15। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कानपुर, केंद्रीय खनन व ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की। सो दोस्तों तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन असत्य है आपका। बात की जाए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की तो ये आपका जोधपुर में ही है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये आपका कानपुर में नहीं है, ये आपका लखनऊ में है। बाकी आपका ये धनबाद में ही है और केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आज का अगला सवाल, सवाल नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में असत्य है? राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में असत्य, आपने बताना है कौन सा कथन है ऐसा। राष्ट्रीय विकास परिषद एक संवैधानिक निकाय संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1956 को की गई थी। ऑप्शन सी है इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी कथन असत्य हैं। तो दोस्तों इसका आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सारे कथन इसमें असत्य हैं क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद आपका एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना आपकी
6 अगस्त 1956 को नहीं, 6 अगस्त 1952 को की गई थी। और इसका अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति नहीं होता। इसलिए सारे तीनों के तीनों कथन असत्य है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 की ओर। परवाल भित्तियाँ मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए 20 डिग्री उत्तरी से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। ऑप्शन बी 30 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। ऑप्शन सी 15 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 की ओर। आकार के अनुसार किस विकल्प में ग्रहों का सही क्रम है? आपने बताना दोस्तों, यहाँ पर क्रम होगा कि आकार के आधार पर जो है ग्रहों का सही क्रम क्या होगा। बृहस्पति है, शनि है, पृथ्वी और वरुण है। वरुण, शनि, पृथ्वी, बृहस्पति चारों आपके पास 4 ग्रह दिए गए हैं और इनको आपने बताना है कि ये आकार के अनुसार इनका सही क्रम क्या होगा। बात की जाए दोस्तों आकार के आधार पर ग्रहों का सही क्रम की, तो पहले बृहस्पति आता है, फिर शनि आता है, फिर अरुण आता है। तो बृहस्पति, शनि और अरुण, नहीं सॉरी, हाँ दोस्तों अरुण आता है। अरुण के बाद आपका आएगा वरुण। अरुण तो ऑप्शन में है नहीं, तो वरुण आ जाएगा। वरुण के बाद आएगा आपका पृथ्वी। पृथ्वी के बाद शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, के बाद बुध। तो बृहस्पति और शनि तो दोस्तों है ही, ये नहीं होगा, ये नहीं, ये होगा लेकिन ये नहीं होगा, बृहस्पति शनि। उसके बाद आपका वरुण होगा, उसके बाद पृथ्वी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बृहस्पति, शनि, वरुण और पृथ्वी, ये आकार के अनुसार इनका क्रम ये सही है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 की ओर। सवाल नंबर 19 आपका निम्न में से कौन सी घटना लॉर्ड रिपन से संबंधित नहीं है? ऐसी कौन सी घटना है जो लॉर्ड रिपन से संबंधित नहीं है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ऑप्शन ए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित। ऑप्शन सी प्रथम कारखाना अधिनियम। ऑप्शन डी सिविल सेवा की आयु 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष। तो दोस्तों अगर इसके आंसर की बात की जाए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित। दोस्तों ये आपका लॉर्ड लिटन के समय हुआ था। बाकी तीनों के तीनों लॉर्ड रिपन से ही संबंधित हैं। बात की जाए कारखाना अधिनियम की, तो ये 1881 को हुई थी। 1881 को ये प्रथम कारखाना अधिनियम लागू हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो समाप्त होता है आपको दोस्तों, ये आपका सॉरी दोस्तों 1882 को होता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 है दोस्तों आपका निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार ऐसा है जो आपका साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? ऑप्शन ए आपका मान बुकर पुरस्कार। ऑप्शन बी है सरस्वती सम्मान। ऑप्शन सी कबीर पुरस्कार। ऑप्शन डी कलिंग पुरस्कार। तो दोस्तों बात की जाए कलिंग पुरस्कार की, तो ये आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। बाकी सरस्वती सम्मान, मान बुकर पुरस्कार और कवि पुरस्कार ये आपका साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आज का आखिरी सवाल था। सारे के सारे सवाल इम्पोर्टेंट थे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है, जब वो आपको पेपर में देखने को मिलता है तो उसकी वैल्यू 1% तक बढ़ जाती है, क्योंकि हर एक सवाल आपका 1% का होता है। तो किसी भी सवाल को दोस्तों इग्नोर ना करें, किसी भी सवाल को अनदेखा ना करें। जो सवाल आपके सामने आए हैं उनको सोल्व जरूर करें। इंपॉर्टेंट सवाल थे, यूके 888 के पैटर्न पर आधारित थे। यूके 888 का पैटर्न जो आजकल चल रहा है वो यही चल रहा है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और ऐसे वीडियो आपको और भी चाहिए, तो मैं आपके लिए हमेशा आगे लेके आऊँगा।
इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।